महादलित के हाथ से झंडा फहराने का उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं हमेशा 5 महादलित से वहाँ झंडोत्तोलन करवाता था। इस बार जब दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे 15 अगस्त को मेरे पास फ़ोन करवाए अपने पीएस और बोले कि हरिंदर को बोलो कि झंडा फहरा देगा, छोड़ेगा नहीं। झंडा भारत सरकार से आदेश भी मिल चुका था, बिहार सरकार के यहाँ ये फंसा हुआ था कि भाई ये प्रजातंत्र की जननी है, रांची में की तरह यहाँ झंडा तोलन हो। और रघुवंश बाबू का ये बहुत बड़ा सपना था, इस सपना को पूरा नहीं हुआ। ये ऐसा हम लोग का कलेजा फट गया। जो चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, जो चिट्ठी उनके मतलब बताया गया, मीडिया में प्रसारित किया गया कि उनके द्वारा लिखी गई है, उसका सटीक जवाब हमारे नेता, सर्वमान्य नेता, गरीब गुरबों की आवाज़, बदजुबानों की आवाज़, बेजुबानों की आवाज़ लालू जी ने स्वयं एक चिट्ठी के माध्यम से उसका जवाब दिया कि तथाकथित रूप से आपके नाम पर जो चिट्ठी प्रचारित और प्रसारित की जा रही है मीडिया में, तो चिट्ठी की विश्वसनीयता पर सवाल है, संदेह है। और उस चिट्ठी के माध्यम से ही हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि रघुवंश बाबू आप कहीं नहीं जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे और आप ये जो लोग देख रहे हैं सभी आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। ये सभी लोग रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर का यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। आज उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांसें ली है और अब तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को इंतज़ार है उनके पार्थिव शरीर का। यहाँ उनके दर्शन के लिए सब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नेता, ये सब जो लोग हैं चारों तरफ आप देखिए, ये सब लोग जो हैं ये सब आरजेडी से जुड़े हुए हैं और रघुवंश बाबू को चाहने वाले लोग हैं। ये सभी लोग यहाँ उनके दर्शन के लिए आए हैं और ये लोग रघुवंश बाबू के काफ़ी करीब रहे लोग हैं। ये लोग वे कार्यकर्ता हैं जिनका कभी रघुवंश बाबू हौसला अफजाई किया करते थे। वही लोग जो है यहाँ एयरपोर्ट पे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम आइए आरजेडी के नेताओं से बात करते हैं, कैसे याद करते हैं रघुवंश बाबू को। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे रघुवंश बाबू अभिभावक और एक रीढ़ थे और बहुत बड़ी हम लोग का क्षति हुआ और उनको अंतिम दर्शन के लिए आए हैं सारे गणमान्य लीडर लोग, पूरे जो जहाँ है सब लोग को जानकारी हो रहा है, सब पहुँच रहे हैं और बहुत कितनी बड़ी क्षति है आरजेडी के लिए। बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है आरजेडी का। ये पार्टी का एक रीढ़ थे प्रोफेसर बाबू रघुवंश बाबू, हम लोग का अभिभावक थे, राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ थे और सारे गणमान्य लोग उनसे जुड़े हुए थे। सारे लोग उत्साह से आ रहे हैं उनके अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। आप क्या करेंगे? रघुवंश बाबू का निधन देश के लिए शोकाकुल है, पूरा भारत आज शोकाकुल है। एक कद्दावर नेता दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं कि पूरे देश को क्षति है रघुवंश बाबू के जाने के बाद। यही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता संजीव सहाय जी हैं। संजीव जी, कितने करीब थे आप रघुवंश बाबू के? रघुवंश बाबू को तो मैं 1977 से जानता था और उनके सारे कार्यों को मैंने बड़े नज़दीकी से देखा है। एक अच्छे समाजवादी हम लोगों ने खोया है। हमारे पार्टी के लिए वो एक भीष्म पितामह का रोल अदा करते थे और माननीय अध्यक्ष लालू जी के साथ उन्होंने हमारे पार्टी का नींव दिया था और मैं समझता हूँ कि उनकी लॉस जो है उनका हमारे लिए बहुत बड़ा ही एक दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में हमें छोड़ के ऊपर लोग सिधार गए। भगवान की मर्जी है, लेकिन उनके सिखाए हुए कर्मों पे हम आगे बढ़ेंगे और पार्टी को एक ऊंची ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा कि रघुवंश बाबू ऐसे नेता थे जो ग्रामीण बिहार का कैसे विकास होगा, कैसे
नवनिर्माण होगा वो उनके सोच में थी। और मनरेगा और ग्रामीण में जो सड़कें निर्माण हुई, जो आज जिसका बारे में नीतीश जी कहते हैं, वो सब उन्हीं की देन थी। तो इस बारे में क्या कहेंगे, कभी किसी योजना को लेकर चर्चा हुई हो? जी, मैं उनको बड़े नज़दीक से 2004 से देखता रहा, जब वो कृषि मंत्री रहे और ग्रामीण विकास मंत्री रहे, और उनके पूरे जीवन में जो है ग्रामीण स्वभाव उनके जीवन में अपने आप में ढाल के रखते थे। उनका वेशभूषा पहनावा भी एक ग्रामीण ढंग से था। और जब वो ग्रामीण विकास मंत्री रहे तो उन्होंने खासकर गाँव के लिए बड़े बड़े योजना को लाके, जैसे मनरेगा और बड़ी सारी योजना जो ग्रामीण को उसमें कार्य करे और चीज़ों को बढ़ावा करे। तो मैं समझता हूँ कि गांव से बड़ा ही लगाव रहा उनका, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने मंत्री के रूप में भी बड़ा ही अच्छा कार्य किया। और ख़ासकर बिहार के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट्स ला करके और ग्रामीण में काफ़ी ज़्यादा कार्य करके चीज़ों को बढ़ाया। तो ऐसे थे रघुवंश बाबू, और रघुवंश बाबू का यहाँ ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। और बताया जाता है कि करीब आधा से पौन घंटे के बाद उनका पार्थिव शरीर जो है पटना एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हमारे साथ ये हम आपको फिर से बताएं कि ये जो लोग हैं सब आरजेडी से जुड़े लोग हैं, रघुवंश बाबू को चाहने वाले लोग हैं, और यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा है। और ये लोग बहुत ही शिद्दत से रघुवंश बाबू का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत मंडल जी हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नवयुवक हैं। प्रशांत जी, आपको कभी मौका मिला रघुवंश बाबू के करीब जाने का, उनसे कुछ सीखने का? रघुवंश बाबू हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रहा है। मेरे अंकल स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव थे, राज्यसभा सांसद रहे हैं। मेरे पिता स्वर्गीय रामनारायण मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। तो उस नाते मैं बचपन से ही रघुवंश बाबू के पास जाता रहा हूं, उनको नज़दीक से देखता रहा हूं। उनकी विचारधारा, उनकी नीति, उनके सिद्धांतों को मैंने करीब से देखा है। मैंने उनको देखा है कि किस तरह कर्पूरी के जीवन को उन्होंने आत्मसात किया। कर्पूरी के जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में ही उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1977 में सीतामढ़ी के बेलसंड से पहली बार चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। तो मैं चूँकि उस परिवार से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो मैंने उनको करीब से देखा है। मैंने उनकी विचारधारा को, सिद्धांत के प्रति उनके समर्पण को, निष्ठा को मैंने नज़दीक से देखा है। जिस तरह से ये बात तो हालांकि पूछने वाली नहीं है, अभी जो वक्त है बहुत बेहद ही दुख वाली वक्त है और पीड़ादायक वक्त है सभी लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी रघुवंश बाबू के नाम पे जो सियासत की जा रही थी, क्या उनके मौत के बाद उस सियासत की पोल भी खोल चुकी है? योगेश जी, जैसा आप स्वयं बता रहे हैं, अभी उचित समय नहीं रहेगा राजनीतिक बात करने की। हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी हमारे कार्यालय आए थे। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। 7 दिनों का शोक उन्होंने भी घोषित किया है और राजकीय सम्मान के साथ सारा अंतिम संस्कार के जो भी कार्यक्रम होंगे वो अभी बिहार सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से उचित समय नहीं है राजनीतिक बात करने का, लेकिन जब चूंकि आपने ये प्रश्न पूछ ही दिया है तो इसके जवाब, जो चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, जो चिट्ठी उनके मतलब बताया गया, मीडिया में प्रसारित किया गया कि उनके द्वारा लिखी गई है, उसका सटीक जवाब हमारे नेता, सर्वमान्य नेता, गरीब गुरबों की आवाज़, बदजुबानों की आवाज़, बेजुबानों की आवाज़ लालू जी ने स्वयं एक चिट्ठी के माध्यम से उसका जवाब दिया कि तथाकथित रूप से आपके नाम पर जो चिट्ठी प्रचारित और प्रसारित की जा रही है मीडिया में, तो चिट्ठी की विश्वसनीयता पर सवाल है, संदेह है। और उस चिट्ठी के माध्यम से ही हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि रघुवंश बाबू आप कहीं नहीं जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए। हमारे पार्टी के अभिन्न अंग थे, हैं, रहेंगे। नियति को कुछ और मंजूर था, इस रूप में लौटेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग उनके स्वास्थ्य, मंगल स्वास्थ्य की कामना ही कर रहे थे, जल्दी स्वस्थ होते।
अभी जैसा कि तेजस्वी जी ने अभी अपने एक बयान जारी कर कहा कि जब हम एम्स गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही ठीक होकर सेहतमंद होकर लौटेंगे, और कड़े संघर्ष की बात उन्होंने कही थी। तो संघर्ष वाले तो व्यक्ति थे ही रघुवंश बाबू। जिसने अपने, मैंने जैसा आपको बताया, जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में की हो, वो समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी राजनीति के स्तंभ रहे हैं, पुरोधा हैं। तेजस्वी जी हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उनसे मिलने गए थे एम्स में। उन्होंने स्वयं बताया, एक जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा होता है, जो संघर्ष करके आगे बढ़ा होता है, उसकी जीवटता अलग होती है। अंतिम समय तक भी उन्होंने बिल्कुल संघर्ष किया हिम्मत के साथ। जो भी बीमारी से वो ग्रसित से, कोविड से पॉजिटिव थे, निमोनिया की भी शिकायत उनको हो गई थी, जैसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, बिल्कुल हिम्मत के साथ, साहस के साथ उन्होंने अपनी बीमारी से डटकर मुकाबला किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नियति को शायद कुछ और मंजूर था, उनका साथ शायद यहीं तक का था। हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग तो अभी बस राजनीति में अभी कदम ही रखे हैं, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी दुख की क्षति है, दुख की खबर है। एक वटवृक्ष हमारे सामने गिर गया जो अब नहीं रहा, एक छाया, एक छत, जिनकी छत्र छाया में हम लोग भी राजनीति सीखने की कोशिश करते। लेकिन ठीक है, उनकी एक विचारधारा, एक लेगेसी हमेशा बनी रहेगी, एक लेगेसी रहेगी। उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ हमें उस संघर्ष पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगी। हम जब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो उनकी विचारधारा हमें ज़रूर निश्चित रूप से हमें सबल और साहस प्रदान करेगी। तो प्रशांत मंडल कहीं ना कहीं दुखी हैं, लेकिन साथ में कहना है कि नियति को कुछ और ही मंजूर था, और शायद यही मंजूर था। जैसा कि आप जानते हैं कि रघुवंश बाबू कोविड पॉजिटिव हुए थे, और उसके बाद जो है उन्हें निमोनिया हुआ था। उसके बाद वे एम्स में भर्ती हुए थे, और एम्स में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई, वे संभल नहीं पाए, और अंततः आज ये दुखद खबर सामने आई कि रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। संजय जी, जिस तरह से आप कहे कि 1977 से हमारा उनका साथ रहा है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू ने पार्टी नहीं छोड़ी, कभी दूसरे दल में नहीं गए। मतलब लालू जी के लिए बहुत ही लोएलिस्ट अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे रघुवंश बाबू। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्या वजह थी इसकी? इसका कारण ये है कि उनके विचार मिलते थे। वो दोनों पक्का समाज सेवी और समाजवाद से नाता रखते थे। उनकी करियर की शुरुआत एक साथ हुई थी। वो लोग जननायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर के कर्पूरी ठाकुर के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी राजनीति की, और उनके रिश्ते में एक भाईचारा बहुत ज़्यादा था। और मैं ये समझता हूँ कि रघुवंश जी और लालू जी एक भाई के रूप में थे। उनकी सोच एक थी, उन लोगों ने मिलकर इस पार्टी का नींव रखा था, और पार्टी को पहले दिन से सींचना शुरू किया था, और सोच में पूरी तरह से समाजवाद भरा था। उनकी वेशभूषा को देखिए आप, जिस तरीक़ा से वो रहते थे, जिस तरीक़ा से खाते थे, पीते थे, वो पूरी ग्रामीण वेश में रहते थे वो। और स्पेशली जब उनको एक केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य हुआ, तो उनको उनके बैकग्राउंड को देखते हुए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया, जिसमें उन्होंने काफ़ी कार्य किया। स्पेशली बिहार के लिए उन्होंने ग्रामीण में मनरेगा उन्हीं का लाया हुआ रहा, और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत वो लेके आए, और ग्रामीण के लिए बढ़ के उन्होंने काम किया। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष लालू जी की क्या स्थिति होगी, ये बड़े दुख का समय है। जो कितने उनको भुला नहीं पाएंगे, उनको कितना मिस करेंगे, कितनी याद आएगी उनको अपने शुरुआत के करियर से लेके जिस तरीके से उन लोगों ने पार्टी को बढ़ाने का काम किया। तो बड़े ही भावुक स्थिति में हमारे अध्यक्ष अभी रहेंगे, और मैं समझता हूं कि वो बड़े ही दुखी होंगे। और हम लोग भी अपने पार्टी के तरफ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जहां कहीं भी उनकी आत्मा होगी, हमारे पार्टी के लिए वो शुभ सोचेंगे, और पार्टी जितना बढ़ेगी उतने उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल। तो हम आपको बता दें कि रघुवंश बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो लालू प्रसाद के बेहद ही करीबी थे, और लालू प्रसाद यादव हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि सब नाराज़ हो जाए,
लेकिन रघुवंश बाबू जब जब नाराज़ हुए उन्हें मनाने की हर संभव वो कोशिश करते थे और पहली कोशिश उनकी यही होती थी कि रघुवंश बाबू जो है वो नाराज़ नहीं हों और उनके हर बातों का ध्यान रखा जाता था पार्टी के अंदर। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पे पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जमा हुए। आप कहाँ से आए हैं? वैशाली से। जी जी, बताइए क्या क्या यादें रखते हैं रघुवंश बाबू के बारे में? रघुवंश बाबू इस बिहार के नहीं भारतवर्ष के एक बस सच्चा नेता थे। मैं उनका प्रतिनिधि था, कल तक था जब तक जिंदा थे वैशाली, और उन्हीं के आदेश पर वैशाली गणतंत्र की भूमि पर मुझे वो आदेश किए 2007 में कि यहाँ झंडा तोलन करो 15 अगस्त और 26 जनवरी को। मैं उस झंडा तोलन को उनके आदेश पर शुरुआत किया और 5 महादलित के हाथ से झंडा फहराने का उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं हमेशा 5 महादलित से वहाँ झंडोत्तोलन करवाता था। इस बार जब दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे 15 अगस्त को मेरे पास फ़ोन करवाए अपने पीएस और बोले कि हरिंदर को बोलो कि झंडा फहरा देगा, छोड़ेगा नहीं। झंडा भारत सरकार से आदेश भी मिल चुका था, बिहार सरकार के यहाँ ये फंसा हुआ था कि भाई ये प्रजातंत्र की जननी है, रांची में की तरह यहाँ झंडा तोलन हो। और रघुवंश बाबू का ये बहुत बड़ा सपना था, इस सपना को पूरा नहीं हुआ। ये हम लोग का कलेजा फट गया। लेकिन खैर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश सुने हैं, कल उनका पार्थिव शरीर घर पर आएगा और घर पर आएगा वहाँ रखा जाएगा जहाँ हम झंडा फहराते थे। सारे लोग वहाँ जुटेंगे। रघुवंश बाबू का याद कोई नहीं इसको मिटा सकता है। मैं यादव हूँ लेकिन रघुवंश बाबू में जातीयता नहीं था। हर आदमी को जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने बिना फोर्स का चले जाते थे महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच, कहते थे कि चलो ले चलो। लेकिन हम हर नेता को देखा कि सब लोग अपना फोर्स लेके चलते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू ऐसा निर्भीक आदमी था, ईमानदार व्यक्ति था जिसको कहीं कोई डर नहीं था। वो जनता का आदमी था, वो पब्लिक का आदमी था। यही बहुत बड़ा सपना हम लोग सजो के अब जिएंगे और इसके सिवा कुछ नहीं। रघुवंश बाबू ने अभी चिट्ठी भी लिखी थी झंडा को लेकर के मुख्यमंत्री को, क्या कहेंगे इस पर आप? चिट्ठी लिखे थे, चिट्ठी का आदेश नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री माननीय कर दिए हैं कि आपका ये सपना पूरा होगा, झंडोत्तोलन होगा। वो 3 चीज़ मांगे थे हमेशा। जब भी मीटिंग हम किया उन्होंने कहा कि वैशाली में सब कुछ अस्थि कलश वही लाए थे केस में। उसके बाद वो भिक्षा पात्र जो हम लोग का फंसा हुआ है भगवान बुद्ध का, उसको लाने का उनका सपना था। तो उसको भी नीतीश जी भारत सरकार से आदेश किए हैं कि भाई वो आना चाहिए। तो 3 सपना उनका था। मनरेगा में उन्होंने कहा कि ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब रघुवंश बाबू वेंटिलेटर पे थे तो वो लेटर कैसे लिख सकते हैं? कुछ लोग राजनीति सियासत कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने वाले को वो सब अलग चीज़ है। हम लोग राजनीति उनके साथ कभी सोचा भी नहीं है। वो हर चीज उनका हाथ बनता है। जो लोग का जो लिखा हुआ चिट्ठी था, कम से कम हम उनका 1000 चिट्ठी पढ़ा है। उनके हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी है, उनके हाथ की लिखी। हाँ। ये बताइए कि अब रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं हैं, और तो ये क्या पटाक्षेप हो जाएगा इस बात तमाम जो सियासत हो रही थी इसको लेकर के? देखिए, रघुवंश बाबू का भरपाई तो होना चाहिए। अगर माननीय लालू प्रसाद जी हमारे जो अध्यक्ष है आरजेडी का, वो इस चीज़ का भरपाई करेंगे, कोशिश करना चाहिए, हम लोग भी करेंगे। लेकिन रघुवंश बाबू को जो सपना था उसका भरपाई सबों को करना चाहिए। हमारे साथ और कुछ नेता हैं आरजेडी के। ये बताइए कि आप कैसे याद करेंगे रघुवंश बाबू को? देखिए, हम लोग के पार्टी के लिए आज का दिन काफ़ी दुखद का दिन है। आज हम लोग ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रघुवंश बाबू से जुड़ी कुछ यादें शेयर करेंगे लोगों के साथ?
मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में हम तो यही कहेंगे कि आपको ईश्वर ताकत दें और इस पीड़ा को सहने की शक्ति दें। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू आखिर इतने जन प्रिय कैसे थे। वो गरीबों का मसीहा थे, और रहा बात यादें करने का तो ये बहुत समय है, आज के बाद सब किया जाएगा। फिर मिलिएगा, हम लोग बताएंगे इस विषय में, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन आज रहने दिया जाए। तो पप्पू राय जी का कहना है कि हमें उतनी क्षमता नहीं कि हम आज जो है रघुवंश बाबू के बारे में बात कर सकें, क्योंकि हमें बहुत ही दुख है और इस दुख की घड़ी में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए हैं? फुलवाड़ी से देव किशन ठाकुर। आप कुछ यादें हैं रघुवंश बाबू कैसे क्या? खूब यादें हैं। रघुवंश बाबू समाजवादियों के जमात के बहुत बड़े मजबूत स्तंभ थे। आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, और उनकी कई यादें हम लोगों को स्मरण आती हैं। जब मंत्री थे तो फुलवाड़ी में कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम ऐसी हो गई कि संयोग से हम लोगों को जल्दी कार्यक्रम करना पड़ा था, और व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। और उस व्यवस्था में इतने उत्साहित होकर के रघुवंश साहब कहीं कि ये बहुत बढ़िया हो, यही बहुत बढ़िया है। लगता है कि अब हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर से कहीं न कहीं से रघुवंश बाबू की भरपाई करके हम लोग को हौसला को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आरजेडी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक रघुवंश बाबू को याद कर रहे हैं। रघुवंश बाबू एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। वे समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। उन्हें कभी अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं होती थी, और ना ही वे किसी तरह के ताम झाम लावा लश्कर में विश्वास करते थे। जब जैसे ज़रूरत हुआ वो निकल पड़ते थे। ये थे रघुवंश बाबू। और जैसा कि उनके सहयोगियों ने याद किया कि रघुवंश बाबू के लिए न तो सुरक्षा मायने रखता था, और ना ही किसी और, मतलब जो कहते हैं कि एक नेता को ज़रूरत होती है ताम झाम की, तो वो इन सब से कोसों दूर थे। बहुत ही सिंपल साधारण लाइफ जीते थे। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस जो आपको मैंने बता दिया वही बात सत्य है। उनको सुरक्षा कभी नहीं लिए, हमेशा फ्री घूमते रहे, फ्री जनता के बीच गए, हर गरीब के लिए लड़े। हर जगह एक ही सवाल थे, गरीब को मदद करो, सहयोग करो। पंचायत में, गांव में कोई भी घटना प्रखंड से काम होता था, मुझे आदेश करते थे कि प्रखंड पदाधिकारी या अंचलाधिकारी को दे करके इसको मदद करो। रघुवंश बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन बाकी नेताओं में ऐसा गुण हमने नहीं देखा। क्या रघुवंश बाबू को कैसे, मतलब किस तरह याद करेंगे? हम लोग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अजूबा शख्सियत थे जो कि हम लोग के बीच से चले गए हैं सर। और मनरेगा जो दिए गांव के गलियों में जीने वाले लोगों को, जिससे पर्सनालिटी में किडनी होता है, उससे जीने वाले लोगों के लिए वो किडनी एक दे करके गए हैं हम लोगों के बीच में, जो कि अस्मरणीय रहेगा। जब तक हम लोग धरती रहेगा तब तक उनका नाम अमर रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम बीटा बिशनपुरा से आए हैं, बीटा जिला पटना हुआ। तो इस तरह लोग रघुवंश बाबू को याद कर रहे हैं। जैसा ही भाई साहब बताए कि वो शरीर में किडनी की तरह थे, जो हमेशा ही जिसकी ज़रूरत होती है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे थे रघुवंश बाबू।